हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विक्रम में। मेरा नाम है विक्रम और आज की जो अपनी क्लास रहेगी भाई, ये क्लास रहेगी अपनी टॉप 25 क्वेश्चन की। मैं आपके सामने ये क्लास लेके आया हूँ। ठीक है, जीके जीएस की अपनी ये क्लास रहेगी, क्योंकि आपका जो पेपर आने वाला है एसएससी जीडी का, उसमें जो जीके जीएस का रोल भी काफी महत्वपूर्ण है। टोटल 20 क्वेश्चन आपके वहाँ पे पूछे जाएंगे। ठीक है, उसी बेस को देखते हुए यहाँ पे जो टॉप 25 क्वेश्चन है मैं आपके सामने लेके आया हूं। ठीक है, ये जो टॉप 25 क्वेश्चन है ये प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इनके पूछे जाने की प्रबल संभावना है आपके एग्जाम में। ठीक है, तो ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? बताओ भाई, तो लाइफ डिवाइन पुस्तक है, इस पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपको आता है तो आप बता सकते हो, और अगर आपको नहीं आता है तो आप भाई आंसर देखिए। ठीक है, तो देखो जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है, जो लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? ये है आपके श्री अरविंद। ठीक है, याद रखना आज के बाद कि लाइफ डिवाइन पुस्तक के लेखक कौन है? श्री अरविंद है। ठीक है, अब बात आती है महात्मा गांधी जी की। ठीक है, तो महात्मा गांधी जी की भी देखो काफी पुस्तकें हैं। देखो इन्होंने जो है टोटल 9 पुस्तकें लिखी हैं। 9 पुस्तकें इन्होंने टोटल लिखी हैं, जिनमें से जो पहली पुस्तक है वो है आपकी कौन सी? सत्य का प्रयोग। ठीक है, सत्य का प्रयोग ये है इनकी पहली पुस्तक। ठीक है, दूसरी पुस्तक कौन सी है? दूसरी पुस्तक है इनकी मेरी जीवन कथा। कौन सी है? मेरी जीवन कथा। मेरी जीवन कथा जो है इनकी दूसरी पुस्तक है। तीसरी पुस्तक कौन सी है? तीसरी पुस्तक है इनकी राम नाम। ठीक है, ये मैं महत्वपूर्ण पुस्तकें लिखवा रहा हूं कि इनकी महात्मा गांधी जी की। ठीक है, चौथी पुस्तक कौन सी है? चौथी है इनकी मेरे सपनों का भारत। मेरे सपनों का भारत। नेक्स्ट पुस्तक देखिए, जो नेक्स्ट पुस्तक है वो कौन सी है? महात्मा गांधी जी की जो नेक्स्ट है ये है कौन सी है? गीता बोध। ये भी आप याद रखना कौन सी है? गीता बोध। उसके बाद कौन सी पुस्तक लिखी है? एक पुस्तक याद रखना, बापू की सीख। ठीक है, बापू की सीख। और एक जो महत्वपूर्ण पुस्तक है जो काफी बार एग्जाम में भी पूछी गई है, काफी फेमस पुस्तक है हिंद स्वराज। ठीक है भाई, हिंद स्वराज जो पुस्तक है ये काफी बार जो है पेपर में पूछी गई है, इसको तो आप याद कर ही लेना। ठीक है, इसके बाद देखो जो रविंद्रनाथ टैगोर है, बात आती है रविंद्रनाथ टैगोर की। इन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी है रविंद्रनाथ टैगोर ने? तो देखो रविंद्रनाथ टैगोर ने भाई साहब पुस्तक लिखी है गीतांजलि। ठीक है, कौन सी पुस्तक लिखी है? गीतांजलि पुस्तक इन्होंने लिखी है। ठीक है, राधा कृष्णन ने भी एक पुस्तक लिखी है। कौन सी? उनका नाम है रिकवरी ऑफ फेथ। क्या नाम है? रिकवरी ऑफ फेथ। और ये कब लिखी है? 1956 के अंदर। ठीक है, 1956 के अंदर ये जो पुस्तक है इन्होंने लिखी है। तो देखो काफी महत्वपूर्ण पुस्तकें मैंने आपको बता दी है। और जो लाइफ डिवाइन पुस्तक है इसके लेखक कौन है? श्री अरविंद जो है इसके लेखक हैं। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? देखो भाई पढ़ो क्वेश्चन को, रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी है? तो भाई मेरे ये लिखे हैं आपके मेघनाथ देसाई ने। ठीक है, मेघनाथ देसाई ने रीडिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक लिखी है। ठीक है, अब बात आती है देखो अरुंधति रॉय भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है अरुंधति रॉय। इनकी एक पुस्तक याद रखना, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। ठीक है, ये पुस्तक भाई साहब काफी महत्वपूर्ण है, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग। इसको आप याद रखना। उसके बाद देखो ये मृणाल पांडे ने कौन सी पुस्तक लिखी है? इन्होंने लिखी है मृणाल के नाम से। ठीक है, मृणाल के नाम से भी इन्होंने पुस्तक लिखी है। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? मेघनाथ देसाई। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखो, मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखो मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा है? देखो सबसे बड़ा भवन तो कौन सा है? ये है आपके धान्यागार। बात आती है मोहनजोदड़ो की। ठीक है, बात आती है किसकी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, बात आती है मोहनजोदड़ो की। देखो
तो ये इसका खोज कब हुई थी? 1922 के अंदर। 1922 के अंदर जो है इसकी खोज हुई थी। 1922 के अंदर इसकी खोज हुई थी। और किसने करी थी खोज? किसने करी थी खोज? तो भाई ये करी थी आपके राखलदास बनर्जी ने। ठीक है, राखलदास बनर्जी ने इसकी खोज करी थी। और ये किस नदी के किनारे है? किस नदी के किनारे है? ये है आपके सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे ये स्थित है। और इसे क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को भाई मृतकों का टीला भी इसे कहा जाता है। किसे? मोहनजोदड़ो को। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं मोहनजोदड़ो के बारे में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखो, विशाल स्नानागार ग्रेट बाथ कहां मिला? तो भाई विशाल जो स्नानागार जो मतलब बाथरूम है, स्नानागार, ये कहां मिला है? ये भी मिला है आपके मोहनजोदड़ो के अंदर। मोहनजोदड़ो में ही ये भी मिला है। ठीक है, बात आती है हड़प्पा की। बात आती है किसकी भाई? हड़प्पा की बात आती है। ठीक है, हड़प्पा के बारे में आप क्या जानते हो? देखो, हड़प्पा के बारे में आप क्या जानते हो? खोज कब हुई थी? खोज हुई थी 1921 के अंदर। खोज हुई थी 1921 के अंदर। किसने करी थी? ये करी थी मेरे भाई दयाराम साहनी ने। ठीक है, दयाराम साहनी ने ये जो है खोज करी थी। ठीक है, दयाराम साहनी ने। ठीक है, लोथल कहां पर है? लोथल है गुजरात के अंदर। ठीक है, लोथल कहां पर है? गुजरात के अंदर। तनोदड़ो कहां पे है भाई साहब? ये है सिंध नदी के किनारे। ठीक है, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, और तनोदड़ो से ही क्या मिली है? तनोदड़ो से ही मिली है लिपस्टिक। ठीक है, तनोदड़ो से ही क्या मिली है? लिपस्टिक आपको मिली है। ठीक है, ये कुछ बातें हो गई हैं इनके बारे में। चलिए नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य मनुष्य द्वारा सबसे पहले प्रयोग में किया गया था? बताओ, जौ किया गया था, जई किया गया था, राई किया गया था, या फिर गेहूं किया गया था? तो देखो, सबसे पहले जो मनुष्य ने ग्रहण करने लगे थे, कौन सा करने लगे थे? ये करने लगे थे जौ। ठीक है, राइट आंसर क्या आ जाएगा इसका? जौ। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पे चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का प्रयोग सबसे पहले किया गया था? तो देखो, जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था वैदिक लोगों के द्वारा, तो किसका प्रयोग किया गया था? ये किया गया था तांबे का प्रयोग। आज भी अपन घरों में देखते हैं, जो अपने दादा दादी हैं, ठीक है, या फिर उनसे भी जो बड़े हैं, एल्डर हैं, ठीक है, आज भी वो लोग तांबे के बर्तन में पानी जरूर पीते हैं। मान लो आज के टाइम पे देखो, खाना वगैरह तो अपन नॉर्मल स्टील की थाली वगैरह में खाते हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले के जो लोग थे वो कांसा, तांबा, ठीक है, इन्हीं बर्तनों में खाना पीना करते थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। चलिए, वेद शब्द का अर्थ क्या है? अब देखो, ये आपको कंफ्यूज करने वाला प्रश्न है। वेद, अब देखो चारों जो ऑप्शन है, ज्ञान, ये भी ठीक लग रहा है, बुद्धिमत्ता, ये भी ठीक है, कुशलता, ये भी ठीक है, शक्ति, ये शक्ति नहीं होगा, ठीक है, लेकिन इन तीनों में तो आप कंफ्यूज होगे ही होगे। एसएससी ने ये प्रश्न पूछा था, किसी एग्जाम में पूछा था, मुझे एग्जाम ध्यान नहीं, लेकिन एसएससी ने ये क्वेश्चन पूछा था, ठीक है, और उसने जो आंसर है क्या माना था? उसने आंसर ये माना था ज्ञान। तो वेद शब्द का क्या अर्थ है? तो वेद शब्द का जो अर्थ है ये है ज्ञान। ठीक है, चलिए उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। देखो, भारत की संविधान की सभा का अध्यक्ष कौन था? देखो भाई, भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष पूछा जा रहा है आपसे, तो कौन होगा? ये है भाई डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है अध्यक्ष थे। डॉक्टर BR अम्बेडकर ये क्या थे? तो भाई साहब ये थे प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे कौन? BR अम्बेडकर, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक है, BN राव क्या थे? ये थे भाई संवैधानिक सलाहकार। ठीक है, संवैधानिक जो सलाहकार थे, संवैधानिक सलाहकार, ये थे BN राव। भाई साहब, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? संविधान दिवस कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 नवंबर को।
ठीक है, संविधान दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, और संविधान को लागू कब किया गया? देखो, बनके कब तैयार हुआ था? बनकर तैयार कब हुआ था अपना संविधान? बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, ठीक है, 26 नवंबर 1949 में। लेकिन लागू कब किया गया? लागू कब किया गया? ये किया गया 26 जनवरी 1950 में। ठीक है, चलिए, तो ये कुछ बातें हैं संविधान के बारे में। उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 पे। ठीक है, संविधान की उद्देशिका यानी कि प्रस्तावना का संशोधन कितनी बार किया गया है? जो प्रस्तावना है, प्रस्तावना का जो संशोधन है, प्रस्तावना का जो संशोधन है कितनी बार हुआ है? केवल एक बार संशोधन हुआ है। ठीक है, और कौन सा हुआ है भाई साहब? ये हुआ है आपके 42वां संविधान संशोधन। ऐसे मतलब संविधान संशोधन। और इसमें क्या क्या जोड़ा गया? इसमें जोड़ा गया भाई समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और एक और जोड़ा गया अखंडता। ठीक है, तो ये जो तीन शब्द हैं ये इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा एक बार। ठीक है, एक बार इसमें संविधान संशोधन हुआ है। कब? और ये 42वां संविधान संशोधन भी हुआ कब है? ये हुआ है 1976 के अंदर। 1976 के अंदर ये संविधान संशोधन हुआ है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। बिल्कुल, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में किस अभिव्यक्ति का प्रयोग नहीं किया गया है? तो नहीं किया गया है, ये पूछा है आपसे, नहीं किया गया है। देखो, सर्वसत्ताधारी लोकतंत्री गणराज्य ये किया गया है, समाजवादी अभी बताया था किया है, धर्मनिरपेक्ष भी किया है, लेकिन संघीय का नहीं किया। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका सही आंसर इसका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, संविधान के अनुच्छेद 1 में भारत को क्या कहा गया है? अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारत को क्या क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है राज्यों का संघ। राज्यों का संघ कहा गया है अनुच्छेद 1 में। ठीक है, उसके बाद चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे। निम्नलिखित में से वह शहर कौन सा है जो सबसे अधिक उत्तरी अक्षांश पर स्थित है? देखो, चार दिशाएं होती हैं, ये पै, ये पू, मतलब कि पप्पू। ठीक है, कुछ और मत समझना इससे। ठीक है, ये हो गया पश्चिम, इधर आ गया पूर्व, ये है ऊपर तो मतलब उत्तर, और बचा है क्या? दक्षिण। ठीक है, ये चार दिशाएं होती हैं। उसके बाद देखो पूछा क्या है? जो सबसे अधिक उत्तरी दिशा में है, यहां पे कौन सा है? तो मेरे भाई यहां पे है आपका पटना। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन नंबर ए, पटना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे चलते हैं। बिल्कुल, भारत के दक्षिणी छोर का नाम क्या है? अभी बताया था मैंने, चार दिशाएं होती हैं, पश्चिम, पूर्व, उत्तर और दक्षिण। ठीक है, चार दिशाएं होती हैं। अब देखो इसका जो राइट आंसर है ये तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा इसका निकोबार द्वीप समूह में स्थित इंदिरा पॉइंट। तो भाई साहब यहां पे क्या है? इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, इंदिरा पॉइंट कहां पे है? ये नीचे। ऊपर भी तो होगा ना कुछ? हाँ, तो ऊपर क्या है? देखो, पहले के टाइम पे अपन देखो मोबाइल चलाते थे तो टावर नहीं आता था। ठीक है, कॉल करने के लिए छत पे जाते थे ना, तो कॉल करने के लिए कहां पे गए? छत पे। सबसे ऊपर क्या हो गया? इंदिरा कॉल। ठीक है, ऊपर पूछे तो उत्तर में क्या है? इंदिरा कॉल, और नीचे क्या है? इंदिरा पॉइंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं। मणिपुर की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती हैं? तो देखो, मणिपुर की सीमाएं किन किन राज्यों के साथ लगती है? तो मणिपुर की जो सीमा है, एक तो नागालैंड के साथ लगती है, असम और मिजोरम। ये जो तीन राज्य हैं, इनके साथ इनकी सीमा लगती है। चलो क्वेश्चन नंबर 15 पे चलते हैं। बिल्कुल, क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो भाई साहब काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपका। सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? तो ये है शुक्र जो ग्रह है, ये सौर मंडल का सबसे चमकीला ग्रह माना जाता है। कौन सा? शुक्र ग्रह। ठीक है, निम्नलिखित में से
सबसे अधिक जलन किसमें पैदा होती है? तो भाई साहब ये काफी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है। देखो जलन किसमें होती है भाई साहब? एक तो जो रिश्तेदार होते हैं जलन उसमें होती है, उनको छोड़ो, ठीक है, अपन पढ़ाई की बात कर रहे हैं। तो सबसे अधिक जलन किसमें होती है? उबलता हुआ पानी होती है, गर्म पानी होती है, लेकिन भाप में सबसे ज्यादा जलन होती है। विश्वास नहीं होना तो आज शाम को अगर मम्मी सब्जी बनाए ना, तो वो जो सब्जी जैसे उसको ढकते हैं, तो जैसे ही वो प्लेट हटाओगे ना उसमें से, तो जो भाप आती है उस भाप के ऊपर अपना हाथ रखना, तो तब पता लगेगा कि आपको कि भाई भाप में कितनी जलन है। क्यों? क्योंकि भाप जो है एक गुप्त ऊष्मा है। भाप क्या है? भाप एक भाई गुप्त ऊष्मा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। किसी निश्चित समयावधि में किसी देश में उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो भाई साहब क्या कहा जाता है? तो देखो कुल मूल्य को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है आपके राष्ट्रीय आय। इसको आप याद कर लेना, क्या कहा जाता है? राष्ट्रीय आय इसको कहा जाता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सा माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय नहीं है? माल एवं सेवाओं पर निवेश व्यय कौन सा नहीं है? तो ये है आपके कंपनी के मुख्य संयंत्र का विस्तार। ठीक है, देखो ये इकोनॉमिक्स के प्रश्न है, अगर आप छोड़ भी देते हो तो कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है, क्योंकि एक या दो क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे किसका अवशोषण करते हैं? तो भाई किसका अवशोषण करते हैं? देखो एक तो होता है अवशोषण, एक होता है उत्सर्जन। ठीक है, अवशोषण मतलब अपने अंदर समाहित किसको करते हैं? तो ये समाहित करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। ठीक है, और उत्सर्जन किसका करते हैं? निकालते क्या है? तो निकालते क्या है? ऑक्सीजन निकालते हैं। ठीक है, नाइट्रोजन का सिंबल क्या है? एन से इसको प्रदर्शित किया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड का CO2, मतलब जो पेड़ पौधे हैं CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन अपने को देते हैं। कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल क्या है? CO। ठीक है, ऑक्सीजन का O2। ठीक है भाई, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी जल विद्युत परियोजना तमिलनाडु में नहीं है? अब देखो तमिलनाडु के अंदर कौन कौन सी है। पहली बात तो ये आलियार, ये भी तमिलनाडु के अंदर है, पेरियार भी है और कुंदा भी है। ये तीनों किसमें है? ये है तीनों भाई तमिलनाडु के अंदर। ठीक है, तो कौन सी बची? कौन सी बची? इडुक्की। अब बात आती है कि इडुक्की अगर तमिलनाडु में नहीं है तो इडुक्की है कहां पे? तो भाई जो इडुक्की है ये है आपके केरल के अंदर। ठीक है, केरल में क्या है? इडुक्की जो विद्युत परियोजना है ये कहां पे है? केरल में है। ठीक है, चलिए 21 पे चलते हैं। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा है? काफी बार SSC ये जो प्रश्न है ये पूछ चुकी है, काफी बार पूछ चुकी है। बांग्लादेश के साथ किस देश के साथ भारत की है? तो ये भारत की किसके साथ सबसे लंबी सीमा है? ये है बांग्लादेश के साथ। और कितनी है? 4096.7 किलोमीटर। ठीक है, ये इसकी सीमा है किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। भारतीय संसद के कामकाज में शून्यकाल का क्या अर्थ है? देखो शून्यकाल का जो अर्थ होता है, शून्यकाल का अर्थ क्या होता है? प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के जो बीच का जो समय होता है, मान लो ये था आपका प्रश्नकाल का समय। ठीक है, और जो अगली कार्य सूची के जो बीच का समय है वो होता है आपका शून्यकाल का समय। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? प्रश्नकाल और अगली कार्य सूची के बीच का समय। ठीक है भाई, चलिए 22 तक हो गए, 23 में चलते हैं। ठीक है, चलिए भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार है। देखो संपत्ति का अधिकार पहले तो क्या था? मौलिक अधिकार भी था, लेकिन उसको हटा दिया। अब कौन सा है? अब है आपके विधिक अधिकार। ठीक है, विधिक अधिकार कौन सा है? ये जो संपत्ति का जो अधिकार है कौन सा माना जाता है? विधिक अधिकार ये माना जाता है। अब बात आती है मौलिक अधिकारों की। तो मौलिक अधिकार वर्तमान में कितने हैं? 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, जिसमें से पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? ठीक है, ये है भाई पहला मौलिक अधिकार कौन सा है? समानता, समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार।
स्वतंत्रता का अधिकार। उसके बाद क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार। उसके बाद क्या है, धर्म की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, ठीक है, 2 3 4, ठीक है। पांचवा पॉइंट में क्या लिखूंगा, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार, ठीक है, संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और जो नेक्स्ट पॉइंट है छठा, ये कौन सा है, ये है आपका संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का जो अधिकार है, ये है आपके मौलिक अधिकार, ठीक है भाई। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विधिक अधिकार जो है इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति इटली के एकीकरण से संबंधित है, ठीक है। इटली का जो एकीकरण से संबंधित नहीं है पूछा है, तो कौन सा नहीं है, इसमें से भाई साहब ये नहीं है, मुसोलिनी जो है, इटली का जब एकीकरण हुआ था, कब हुआ था, इटली का एकीकरण देखो, एकीकरण कब हुआ था, 1848 के अंदर। और किसके द्वारा किया गया था, ये किया गया था कैबूर के द्वारा, ये इसमें मेन रोल था इसका कैबूर का मेन रोल था, बाकी इनका भी रोल था लेकिन कैबूर का इसमें मेन रोल था, ठीक है। और मुसोलिनी का इसमें कोई भी रोल नहीं था एकीकरण के अंदर, ठीक है। 25 में चलते हैं, चलिए। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे, भाई साहब ये तो काफी महत्वपूर्ण, काफी फेमस क्वेश्चन है आपका, काफी फेमस प्रश्न है। देखो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, मैं आपसे पूछूं तो द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ था, तो ये हुआ था 1939 से और 45 तक, ठीक है, 1939 से 45 तक क्या हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था। और किन शहरों में परमाणु बम गिराए गए थे, तो ये गिराए गए थे हिरोशिमा एवं नागासाकी में, हिरोशिमा एवं नागासाकी में जो परमाणु बम थे वो गिरवाए गए थे। युद्ध कब हुआ था, 1939 से और 45 तक, ठीक है। चलिए भाई क्लास की समाप्ति हो चुकी है। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा तो आप क्लास को लाइक कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो, कोई चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री है, ठीक है। और अगर आप मुझसे बात करना चाहो, यानी कि अगर आप इस क्लास की पीडीएफ अगर लेना चाहते हो तो आप मुझे इस नंबर पर संपर्क कर सकते हो, ठीक है। आप मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हो, केवल मुझे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हो, आपको जो है पीडीएफ जो है आपको फॉरवर्ड कर दी जाएगी, ठीक है। ठीक है भाई क्लास की समाप्ति करते हैं, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।